अगर आप इन्वेस्टर के पास भी जा रहे हो ना, इन्वेस्टर पूछता है कितने को फाउंडर्स आपके बिजनेस में हैं, क्योंकि उनको पता है एक सिंगल आदमी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है। प्लस कभी आपकी डेथ हो गई, कुछ अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, तो बिजनेस को कौन संभालेगा? वही संभालेंगे इसका इक्विटी एक्सपीरियंस है। शुरुआत में क्या करो, किसी को सैलरी बेसिस पे ले आओ। आपको लग रहा है आदमी अच्छा को फाउंडर बना सकता हूँ, उसको बोल सैलरी पकड़, एक बेसिक सैलरी पकड़ और इंसेंटिव पकड़। एक साल में आपको आइडिया लगेगा भैया परफॉर्म कैसा करता है, इसका काम करने की स्टाइल कैसी है, इसके पास वो स्किल्स है या नहीं है जो बिजनेस को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। अगर को फाउंडर आपका फ्रेंड नहीं है, मतलब जिसके साथ आप हर चीज शेयर कर सको, सक्सेस, फेलियर, रिस्क, आपके मन में डाउट आ रहा है, फियर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से मुझे छुपाने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, तो वो बंदा आपका को फाउंडर नहीं बन सकता। इस जिपकार, अब जिपकार में क्या हुआ हम बताता हूँ। उसके अंदर दो फाउंडर थे, दोनों फाउंडर्स अपनी इक्विटी को 50-50 बांट लिया। अब उनमें से एक फाउंडर घर जाके बैठ गया, बोला मेरे को बिजनेस समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं चला रहा, बट उसके पास क्या थी 50% इक्विटी। विद इन अ ईयर उसने रिजाइन कर दिया। जो दूसरा को फाउंडर था वो कंपनी को चलाता रहा, प्रॉफिटेबल कर दिया और काफी अच्छे रेवेन्यूज एंड वैल्यूएशन पे ले गया। अब जो एक फाउंडर था ना, जो घर बैठा हुआ था, उसको फ्री फोकट में बहुत अच्छी इक्विटी मिल गई, बहुत अच्छा पैसा मिल गया विदाउट एनी एफर्ट्स। बिजनेस करना आसान नहीं होता है। जैसे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें लाइफ में चाहिए होता है लाइफ पार्टनर, वैसे ही बड़ा बिजनेस करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए हमें चाहिए होता है को फाउंडर, जो हमारे साथ इक्विटी बेसिस के ऊपर रिस्क ले सके, बिजनेस को आगे लेके जा सके। जितनी जान हम लगाते उतना हमारा को फाउंडर लगाए। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बिजनेस के अंदर को फाउंडर को लेकर आना है, हायरिंग प्रोसेस से लेके, एग्रीमेंट से लेके, कैसे को फाउंडर आपके बिजनेस में आता है, अगर एग्जिट कराना पड़े तो को फाउंडर का कैसे करवाना है। अगर आपने वीडियो देख ली ना, तो को फाउंडर के बारे में हर चीज आप समझ जाओगे, बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओगे और कभी भी आपको को फाउंडर ऑनबोर्ड करने में इशू नहीं आएगा। और आज के टाइम में अगर आप इन्वेस्टर के पास भी जा रहे हो ना, इन्वेस्टर पूछता है कितने को फाउंडर्स आपके बिजनेस में हैं, क्योंकि उनको पता है एक सिंगल आदमी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है। प्लस कभी आपकी डेथ हो गई, कुछ अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, तो बिजनेस को कौन संभालेगा? वही संभालेंगे इसका इक्विटी एक्सपीरियंस है, साथ में आपके को फाउंडर्स है। तो इन्वेस्टर्स के लिए अगर आपको बैंक से लोन लेना है, बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस का बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना है, तो को फाउंडर की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को देखोगे ना, वहां पे भी आपको मल्टीपल को फाउंडर्स मिलेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स के साथ पॉल एनल ने बनाया, एप्पल को स्टीव जॉब्स के साथ स्टीव वोजनियाक ने बनाया, लैरी पेज ने भी ब्रेन के साथ गूगल को चालू करा था। तो हर बड़ी कंपनी में आपको को फाउंडर्स देखने को मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा को फाउंडर के फायदे बहुत मैं ज्यादा बता रहा हूं, क्या इसका नुकसान भी है? जी हाँ, देखिए को फाउंडर अगर आपके बिजनेस में आता है तो आपको उसको इक्विटी देनी पड़ेगी। अब देखिए को फाउंडर आपका एम्प्लॉय से डिफरेंट होता है। को फाउंडर वो आदमी है जिसको आपने इक्विटी दी है, तो आप हर डिसीजन अकेले नहीं ले सकते हो, आपको साथ में को फाउंडर को एंगेज करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका जो बेसिक नेचर है बिजनेस करने का, वो बॉसी नेचर का है, मतलब मैं ऑर्डर दूंगा वैसा ही होना चाहिए, मैं सुनता कम हूं, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, तो भैया को फाउंडर को शुरुआत में मत लेकर आओ। आप ऐसे लोग लेकर आओ जिनको आप इंसेंटिव बेसिस के ऊपर हायर कर सकते हो। क्योंकि देखिए अगर एक आदमी को इंसेंटिव भी दोगे तो भी वो भागेगा। को फाउंडर होता है इंसेंटिव पे इसलिए क्योंकि उसका पैसा लगा है, रिस्क लगी है और फ्यूचर में उसका रिवॉर्ड बढ़ा है। अब को फाउंडर को आप डांट नहीं सकते हो, कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हो। एक एम्प्लॉय और को फाउंडर की हैंडलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपका नेचर ये कि मुझे सबके साथ मिल बैठ के काम करना है, बॉसी नेचर नहीं है, तो आप को फाउंडर ला सकते हो। बॉसी नेचर बहुत ज्यादा है तो को फाउंडर से कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर डिस्प्यूट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का डिसीजन मेकिंग होना जरूरी है। नहीं होगा तो डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ेंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी थे, अब वो क्या थे, वो थोड़ा तेज भागने वाले आदमी थे, तो उन्होंने अपने साले को, मतलब ब्रदर इन लॉ को अपना पार्टनर बनाया था शुरुआत में बिजनेस के अंदर। फ्यूचर में क्या हुआ, उनको ब्रदर इन लॉ के साथ इशू आने लगे, तो उन्होंने क्या करा, उसको करा साइड, उसको कहा अपने पैसे पकड़, वापस गाँव निकल, मैं बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। उनको समझ में आ गया था कि भैया मैं को फाउंडर के साथ बिजनेस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनका नेचर वैसा है, फास्ट भागना, रिस्क लेना, अपने डिसीजन पे अड़े रहना। उनको चाहिए थे ऐसे लोग जिनको वो फिक्स तनख्वाह दे तो आखिर वो उनकी सुने, साथ साथ एक अच्छा इंसेंटिव दे तो वो लोग उनके साथ भागे इंसेंटिव के चक्कर में। तो वैसे ही आपको आपका नेचर समझना है। अब सबसे बड़ी बात आती है बिजनेस के अंदर, वो है फाइंडिंग द राइट पर्सन। एटलीस्ट किसी को भी अपना को फाउंडर बना रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस को चालू करा और अब
उठा के को फाउंडर को लेकर आया, उसको को फाउंडर बना दिया। नहीं, 1 साल किसी के साथ बिजनेस करके देखो, तब उसके साथ ऑफिशियली उसको को फाउंडर बनाओ। शुरुआत में क्या करो, किसी को सैलरी बेसिस पे ले, आपको लग रहा है आदमी अच्छा को फाउंडर बना सकता हूँ, उसको बोल सैलरी पकड़, एक बेसिक सैलरी पकड़ और इंसेंटिव पकड़। 1 साल में आपको आइडिया लगेगा भैया परफॉर्म कैसा करता है, इसका काम करने की स्टाइल कैसी है, इसके पास वो स्किल्स है या नहीं है जो बिजनेस को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। क्योंकि एक बार आपने किसी को इक्विटी दी, को फाउंडर बनाया, फिर स्टेप बैक करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो शुरुआत के अंदर सैलरी बेसिस के ऊपर एक पर्सन को लेकर आओ, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगी। और कोई आपको कह रहा है ना पैसा कम है, सैलरी कम है, तो इस चीज को समझो, जब को फाउंडर बनेगा तो बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी, तो वैसे ही वो लायक नहीं था। तो इस चीज को अच्छे से जज करने के बाद ही किसी को अपना को फाउंडर बनाओ। मैं जितने भी स्टार्टअप फाउंडर से मिलता हूं ना, मैंने एक चीज को बहुत अच्छे से समझा है कि अगर को फाउंडर आपका फ्रेंड नहीं है, मतलब जिसके साथ आप हर चीज शेयर कर सको, सक्सेस, फेलियर, रिस्क, आपके मन में डाउट आ रहा है, फियर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से मुझे छुपाने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, तो वो बंदा आपका को फाउंडर नहीं बन सकता। क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स आती है, आपके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो अगर वो आदमी सिर्फ बिजनेस लाइन का आदमी है, सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस आपसे बात करता है, तो वो आपका अच्छा को फाउंडर नहीं बन सकता। एक को फाउंडर आपका अच्छा पहले फ्रेंड होना चाहिए, फिर वो एक अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए, तब जाके वो आपका एक अच्छा को फाउंडर बन सकता है। अब देखिए, आप बिजनेस में किसी को लेकर आ रहे हो ना, तो दोस्ती यारी में सब चलता है, बट बिजनेस में ऑन पेपर चलता है। अगर ऑन पेपर आपने सिर्फ ये सोचा कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इससे डॉक्यूमेंट साइन करवाना, एग्रीमेंट साइन करवाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी। मतलब क्यों, ह्यूमंस का नेचर हर 5 ईयर्स में इवॉल्व होता है, मतलब चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली हर आदमी का। आज वो को फाउंडर आपको अच्छा लग रहा है, वो फ्रेंड आपको अच्छा लग रहा है, आपने उसको इक्विटी दी थी, बट फ्यूचर में उससे प्रॉब्लम्स करी, आपके कस्टमर, क्लाइंट्स या आपके कंपनी का डेटा लीक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अलग कंपनी साइड में चला रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तब आपके पास अगर एग्रीमेंट नहीं है ना, तो चाह के भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए फाउंडर्स एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है। और इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी में पैसा लगाने से पहले पूछेगा कि आपके पास फाउंडर एग्रीमेंट है, नहीं है तो इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा। तो फाउंडर एग्रीमेंट सबसे मस्ट है। नहीं पता, मेरा एक चैनल है सोनीस विजन लीगल, उस पर जाके वीडियो देखना कि फाउंडर्स एग्रीमेंट के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। फिर साथ साथ फाउंडर्स एग्रीमेंट में ये भी आता है कि आपको अपने को फाउंडर को एग्जिट कैसे देनी है। मतलब वो अंदर तो आ गया, बट जब कभी प्रॉब्लम होगी तो वो बाहर कैसे निकलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बहुत अच्छी कंपनी थी जिपकार। अब जिपकार में क्या हुआ मैं बताता हूँ। उसके अंदर 2 फाउंडर थे, दोनों फाउंडर्स अपनी इक्विटी को 50-50 बांट लिया। अब उनमें से एक फाउंडर घर जाके बैठ गया, बोला मेरे को बिजनेस समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं चला रहा, बट उसके पास क्या थी 50% इक्विटी। विद इन अ ईयर उसने रिजाइन कर दिया। जो दूसरा को फाउंडर था वो कंपनी को चलाता रहा, प्रॉफिटेबल कर दिया और काफी अच्छे रेवेन्यूज एंड वैल्यूएशन पे ले गया। अब जो एक फाउंडर था ना, जो घर बैठा हुआ था, उसको फ्री फोकट में बहुत अच्छी इक्विटी मिल गई, बहुत अच्छा पैसा मिल गया विदाउट एनी एफर्ट्स। दूसरी जगह वो काम कर रहा था, यहाँ से वो पैसा कमा रहा था। आपके बिजनेस में भी दिक्कत हो सकती है, आपने पार्टनरशिप दी, पार्टनर बनाया और छोड़ के चला गया, तो उसके लिए होता है क्लिफ पीरियड, वेस्टिंग पीरियड। मतलब वेस्टिंग और क्लिफ में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वेस्टिंग और क्लिफ में क्या होता है, जैसे क्लिफ है मतलब 5 साल का आपने वेस्टिंग क्लॉज लगाया, उसमें 1 साल क्लिफ मतलब कोई इक्विटी नहीं मिलेगी। जो नेक्स्ट के 4 साल है ना, उसमें धीरे धीरे आप उसको इक्विटी दो। लास्ट में 5वें ईयर में उसको पूरी इक्विटी ट्रांसफर हो जाएगी आपके को फाउंडर को। आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। आपका एक को फाउंडर है अंकित। अब अंकित के साथ आपको क्या करना है, 5 ईयर्स का आपने एग्रीमेंट करा। उसको कहना है कि देखो 100% इक्विटी, आपने उसको 100 में से 10% शेयर दे दिए, तो उसको कहना है जो 10% शेयर है ना, वो 5 ईयर्स के बाद तेरे को कंप्लीट मिल जाएंगे। अब उसके क्लिफ पीरियड कैसे बनाना है, फर्स्ट 1 ईयर क्लिफ पीरियड, तो 0 इक्विटी उसके अकाउंट में गई। सेकंड ईयर में 2.5% इक्विटी उसको मिलेगी, थर्ड परसेंट में 2.5% इक्विटी उसको और मिली, चौथे ईयर में 2.5% इक्विटी उसको और मिली, और 5th ईयर के एंड होते होते 10% इक्विटी, मतलब जो लास्ट के 2.5% बचे थे वो पूरे उसको मिल गए। तो ये कंप्लीट हो गया 10%। तो अगर 5 ईयर्स वो स्टे करा, उसने काम करा, अब ऑब्वियसली वो स्टे कर रहा है, 5 साल काम कर रहा है, तो उसको 10% जा रहा है। तो फ्यूचर में वो काम छोड़ता भी है तो एटलीस्ट ये है कि 5 साल ये बंदा मेरे साथ काम करके गया था, तब जाके उसको इतना पैसा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी होती है कि आप वेस्टिंग क्लॉज, क्लिफ पीरियड, इन सबको अच्छे से समझो, ताकि आप कभी किसी को फाउंडर को एग्जिट दो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, आपके लिए लॉस मेकिंग ना हो। आपको ये चीज भी मैं समझाता हूँ कि आपका को फाउंडर बिजनेस को छोड़ के जाएगा क्यों। कोई आपके साथ अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ऐसा क्या होता है कि वो आदमी बिजनेस को छोड़ के जाता है। पहली चीज,
उसको कोई ग्रोथ नहीं दिखती है बहुत लंबे समय तक, कोई क्लियर विजन नहीं होता है, पैसे नहीं आ रहे होते, क्योंकि हर आदमी को अपना घर चलाना है। अगर आपकी कंपनी फंड रेज नहीं कर पा रही है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, नए क्लाइंट्स को नहीं ला पा रही है, तो वहां पे आपके लिए दिक्कत है। तभी आपके को फाउंडर्स आपको छोड़ के जाएंगे। तो आपको चीज समझनी पड़ेगी, ऐसा फाउंडर बिजनेस लीडर्स आपको बिजनेस को कैरी करना है। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, उसको कैरी करना जरूरी होता है। दुनिया उसी को जानती है। आज अमेजॉन में आप लोग जेफ बेजोस को जानते हो, क्यों? उसने लीड करा था। माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स को जानते हो, उसके को फाउंडर को नहीं जानते। एप्पल में आप स्टीव जॉब्स को जानते हो, क्यों? ये लीडर्स थे। को फाउंडर्स आपके सपोर्टर्स होते हैं, जो इंसेंटिव बेसिस के ऊपर होते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं। बट अल्टीमेटली आपको एक लीडरशिप रोल में आना पड़ता है अगर आपको धंधे को बड़ा करना है। फ्रेंड्स, अगर आप भी बिजनेस के अंदर लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं, समस्या आ रही है कि भैया एग्रीमेंट कैसे बनता है, फाउंडर एग्रीमेंट कैसे बनता है, कैसे वेस्टिंग, क्लिफ पीरियड, ईसॉप्स बांटे जाते हैं, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव बेसिस के ऊपर लाया जाता है, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी, आपकी प्रॉब्लम को समझेगी और आपको राइट सोल्यूशन बताएगी। मीनवाइल, अगर आपको बिजनेस में और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। देखिए, मैं बहुत सारे कमेंट्स को रीड करता हूं और आपके कमेंट्स में से क्वेश्चंस को पिक करता हूं। आप कमेंट कीजिए कि कौन सी प्रॉब्लम बिजनेस में आपको आ रही है, उसी प्रॉब्लम के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों तक राइट सोल्यूशन पहुंच पाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।